हेलो दोस्तों, स्टडी हब एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 6 करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज़ के नाम से। इसमें आपको इस लेक्चर सीरीज के सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। फ्यूचर लेक्चर भी इसी में अपलोड होंगे, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। अब जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पे हम सभी एमसीक्यूज़ जो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से पहले पूछे जा चुके हैं और उनको आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, और इन एमसीक्यूज़ के साथ जो भी दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करके बताते हैं, ताकि अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन बने कोई एग्जाम में तो वो भी आपसे अटेम्प्ट हो जाए। और इसी तरीके से हमने पॉलिटी और ज्योग्राफी की भी सीरीज शुरू की हुई है। पॉलिटी एमसीक्यूज के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप पॉलिटी के लेक्चर्स देख सकते हैं। और ज्योग्राफी के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है ज्योग्राफी एमसीक्यूज के नाम से। इन सभी के अभी तक पाँच पाँच पार्ट आ चुके हैं सभी के। ये पार्ट 6 है। इसके बाद ज्योग्राफी का भी पार्ट 6 आने वाला है जल्दी ही, और पॉलिटी का भी पार्ट 6 आने वाला है। तो आप अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ये सभी लेक्चर्स देख सकें। और अगर आपको नहीं पता कि कहाँ कहाँ ये आपको लेक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई है कि उनको लेक्चर्स नहीं मिल रहे, तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की जो प्लेलिस्ट होती है वहाँ पे ये तीनों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री की या मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज़ के नाम से, पॉलिटी की या पॉलिटी एमसीक्यूज़ के नाम से, और ज्योग्राफी की ज्योग्राफी एमसीक्यूज़ के नाम से। तो यहीं पे इन तीनों प्लेलिस्ट के अंदर ये सभी लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। यहाँ पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको इनका साथ के साथ हिंदी में भी अनुवाद करके बताया जाएगा, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं तो भी आप इन लेक्चर्स का इक्वली बेनिफिट ले सकें। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। निम्न में से कौन सी एक शख्सियत है जो कि प्रार्थना समाज के फाउंडर है। ऑप्शन में आपको दिया गया है आत्माराम पांडुरंगा, दादोबा पांडुरंगा, या फिर ये दोनों, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, या फिर डी केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आत्माराम पांडुरंगा और दादोबा पांडुरंगा ने दोनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। ये सन आपको याद रखना है, क्योंकि इसको भी पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। और जब महादेव गोविंद रानडे जब इससे जुड़े इस संस्था से, तो ये संस्था काफ़ी प्रसिद्ध थी हो गई थी। और सबसे जो महत्वपूर्ण शख्सियत इस संस्था की मानी जाती है, महादेव गोविंद रानडे को ही माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आपको इस प्रकार से भी एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है कि महादेव गोविंद रानडे किस संस्था से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द महार मूवमेंट आर ट्रू। अब महार मूवमेंट के बारे में ये 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं। हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हैं। पहले दी हुई है, द अनटचेबल्स ऑफ महाराष्ट्र वर नोन एज महार। जो महाराष्ट्र के अंदर अछूत लोग थे उनको महार बोलते थे। देयर फर्स्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1927। 1927 में इनकी पहली पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी। भीमराव अम्बेडकर वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट अमंग द महार्स। और महार, ये भीमराव अम्बेडकर ये एक महारी थे। और क्या ये इसके पहले ग्रेजुएट थे, जो पहले ग्रेजुएट होने वाले इस कम्युनिटी से। और चौथा है, दे बंट मनु स्मृति। मनु स्मृति को इन्होंने जलाया था। और ये आपके ऑप्शन है 1 2 1 2 3 1 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। ये चारों की चारों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अब ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स आपको अलग अलग भी याद रखनी है। अलग अलग स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये जो संस्था थी ये किस वर्ष स्थापित हुई थी। ठीक है, कौन इसमें से एक इम्पोर्टेंट शख्सियत है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो काफ़ी सारे फैक्ट बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रेलवे ऑफ इंडिया फर्स्ट विटनेस द टेस्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुई थी 1854 में। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पहली बार रेलवे को प्रॉफिट किस वर्ष मिला। मतलब रेलवे सबसे पहली बार किस वर्ष इसने प्रॉफिट दर्ज किया, यानी इस सन से पहले जो रेलवे थी वो घाटे में जा रही थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सन 1900 में सबसे पहली बार रेलवे प्रॉफिट में आई थी। अगला क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ रेल बजट फ्रॉम द जनरल बजट टुक प्लेस इन विच ईयर। जनरल बजट से रेलवे बजट का सेपरेशन किस वर्ष हुआ था। अब ये हुआ था एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे। ये आपको याद रखना है, एकवर्थ कमेटी। और सन 1921 में इस कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी। और बाद में जो बजट पेश हुआ था सन 1924 का और 1925 का, क्योंकि 2 साल इसलिए क्योंकि हमारा जो बजट आता है वो आता है एक फाइनेंशियल ईयर का। और एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है पहले साल के 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक। ठीक है, तो जैसे कि अगर इस साल का बजट, जो ये बजट आया है अभी फरवरी के अंदर, तो ये बजट है आगे 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। तो इसको हम बोलेंगे 2021-22 का बजट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है कि किस कमेटी की सिफारिश पे ये चीज़ हुई थी
और इस कमेटी की सिफारिश किस वर्ष आई थी? 1921 में आई थी, लेकिन बाद में 1924 और 25 के एनुअल बजट में इसको जनरल बजट से अलग कर दिया गया था, रेलवे बजट को। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ फेमाइन कमीशन विद देयर नेम ऑफ चेयरमैन आर करेक्ट। देखिए, एक साइड तो आपको ये फेमाइन कमीशंस दी हुई हैं और दूसरी साइड इनके चेयरमैन के नाम दिए हुए हैं। अब बताना है कि कौन कौन से युग्म यहाँ पे सुमेलित हैं, कौन कौन से मैच करेक्ट हैं। पहली, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रिचर्ड स्टार्च है। सेकंड, फेमाइन कमीशन के जेम्स लायल। थर्ड, फेमाइन कमीशन के एंटनी मैकडोनल्ड। एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा याद रखना है, कोई इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट और बात बनती नहीं। सन जरूर पूछा जा सकता है कि कब कब ये फेमाइन कमीशन बनी थी। तीनों के तीनों मैच यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। थोड़ा इनका सन देख लीजिए, जो पहली वाली बनी थी ये 1878 में बनी थी, दूसरी वाली 1898 में बनी थी और तीसरी ये 1901 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 टुक प्लेस। जब बंगाल का अकाल आया था 1943 में, तो उस समय हमारे वाइसरॉय कौन थे? उस समय वाइसरॉय थे हमारे ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनका कार्यकाल था 1936 से लेकर 1943 तक, और 1943 में बंगाल के अंदर ये अकाल आया था। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक वाज हेल्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागपुर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब हुई थी? 1940 में। अगला क्वेश्चन, द पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस इन इंडिया एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जो पुर्तगाली थे, जो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा ने भारत का रास्ता था जो यूरोप से समुद्री रास्ता वो खोजा था 1498 में। तो इन्होंने अपना सबसे पहला जो किला था वो भारत के अंदर कहाँ पे बनाया था? आए थे सबसे पहली जगह पे कालीकट के अंदर। कालीकट है, कलिकट भी बोलते हैं, यह है केरल के अंदर, ठीक है। और बाद में जो इन्होंने सबसे पहली जो एक तरीके से व्यापार करने की जो इन्होंने जगह चुनी थी वो कन्नानौर में चुनी थी, लेकिन किला इन्होंने सबसे पहला गोवा के अंदर बनाया था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा के अंदर इन्होंने पहला किला बनाया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नंबर ऑफ प्रिजनर्स हु डाइड इन द ब्लैक होल ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिपोर्ट। अब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई कब थी? ये हुई थी 1756 में। वह ये था कि जो बंगाल के नवाब थे उस समय, सिराजुद्दौला, उन्होंने कुछ ब्रिटिश प्रिजनर्स को कैप्चर कर लिया था, मतलब एक तरीके से कुछ ब्रिटिशर्स को बंदी बना लिया था। फिर उसके बाद उनको एक कमरे के अंदर सभी को एक तरीके से ठूस दिया गया था, भर भर के। कमरे के अंदर बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो गई थी, वहाँ पे वेंटिलेशन की कोई भी जगह नहीं थी, और वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे उनका दम घुटने की वजह से मृत्यु हो गई थी। इस चीज़ को हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी से, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने नंबर्स थे उन जो प्रिजनर्स जिनकी मृत्यु हुई थी, कितने वे थे, उनकी संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 146 प्रिजनर्स थे उस समय पे। ये कब हुई थी? 1756 में। और इसके अगले ही साल 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें कि बंगाल के नवाब की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1799 में। ये हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। अब इसके बारे में ये 4 कथन दिए हुए हैं, तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक कथन गलत है। पहला यहाँ पे दिया है, टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन दिस बैटल। ये बात बिल्कुल ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी इस बैटल में। अगला है, ए सब्सिडरी अलायंस वाज कंक्लूडेड विद द फॉर्मर राजा ऑफ मैसूर। मैसूर का जो पहला राजा था उसके साथ एक फॉर्मर अलायंस हो गया था, इसको भी रखते हैं। रूल ऑफ टीपू सक्सेसर एंडेड, टीपू का जो एक तरीके से रूल था ये एंड ही हो गया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैसूर वाज कंप्लीटली अमलगमेटेड इन द ब्रिटिश एम्पायर। मैसूर का पूर्णतः ब्रिटिश एम्पायर के अंदर विलय हो गया था। तो यहाँ पे हमारी जो गलत स्टेटमेंट है वह है हमारी ये चौथी स्टेटमेंट। मैसूर का पूरी तरीके से विलय इसके अंदर नहीं हुआ था, कुछ पार्ट को ब्रिटिशर्स ने छोड़ा था। और जो इससे पहले हैदर अली बैठे थे, जो उस समय वाडियार वंश का राजा था, उसकी जगह पे अब उस राजा का जो वंश था, वाडियार वंश था जो इससे पहले चलता आ रहा था, टीपू सुल्तान के वंश से पहले। हैदर अली इनके पिता थे टीपू सुल्तान के। तो उसी वंश के एक राजा को यहाँ पे इन्होंने राजगद्दी पे बैठा दिया था। तो अपने अंदर पूरी तरीके से इसको अमलगमेट नहीं किया था, बल्कि इसका राजा को, इसके राजा के वंश का जो इसका वंश चल रहा था इसके राजगद्दी पे, उसको चेंज कर दिया था इन्होंने, वाडियार वंश को इस पे बिठा दिया था। अगला क्वेश्चन है, एट विच अमंग द फॉलोइंग सेशन ऑफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना हैड इनवाइटेड ए न्यू स्लोगन डिवाइड एंड
क्विट। अब देखिए, निम्न में से कौन सा एक सेशन था मुस्लिम लीग का जहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने ये स्लोगन दिया था, डिवाइड एंड क्विट, मतलब बांटो और छोड़ दो। अब ये यहाँ पे जो हमारा एक तरीके से फैक्चुअली क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे पूछ लिया डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था, तो इन्होंने ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन टाइप बन जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, कराची सेशन 1943 में हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट के एक साल बाद ही इन्होंने यहाँ पे ये नारा दिया था। तो एक तरीके से इसको बस सीधा का सीधा याद ही रखना है कि कराची सेशन था 1943 में और मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पे डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच डेट वाज प्रेसाइडेड बाय महात्मा गांधी। अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनके केवल एक ही सेशन पे हमारे ये महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी और वो था बेलगाम का सेशन। ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 1924 में ये बेलगाम का सेशन हुआ था। बेलगाम जगह पड़ती है कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक के अंदर, और महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर ये लगता है, और ये एक विवाद का क्षेत्र भी है। बेलगाम का जो एरिया है इसे महाराष्ट्र भी क्लेम करता है, कर्नाटक भी क्लेम करता है। और कर्नाटक की एक तो विधानसभा बेंगलोर के अंदर है और इन्होंने एक विधानसभा यहाँ पे बेलगाम के अंदर भी बनाई हुई है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो हमारी भारत सरकार का एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने जो ये 1857 की क्रांति हुई थी इसके ऊपर एक ऑफिशियल बुक पब्लिश की थी। उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है ये जो 1857, मतलब 1857 इस तरीके से नहीं, ये पूरा का पूरा लेटर में लिखा हुआ है इस बुक का नाम। आपको ऑप्शन में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, 1857 लिख देंगे, फिर बाद में ये 1857 इस तरीके से लिख देंगे, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है। अब 1957 में इस बुक को इन्होंने पब्लिश किया था क्योंकि इसके 100 वर्ष हो गए थे पूरे 1857 की क्रांति के। और इस बुक को जो ओरिजिनली लिखा था, जो इसके ऑथर है, वो थे डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और इसके जो फॉरवर्ड है, जो ऊपर का प्रीफेस होता है, उससे पहले के जो फॉरवर्ड होते हैं वो दिए थे मौलाना आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन है, द टू नेशन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड इन विच सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने अपने किस सेशन में टू नेशन थ्योरी दी थी? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाहौर सेशन 1940 में। अब ये फजलुल हक थे उस समय बंगाल के प्रीमियर। इन्होंने इस जो ये सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, इसकी अध्यक्षता की थी और इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास कराया था जिसमें इन्होंने टू नेशन थ्योरी को प्रोपाउंड किया था 1940 में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल इस समय पे नहीं किया गया था। इन्होंने ये नहीं बोला था कि पाकिस्तान बनाना है, नाम उस समय तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया था। लेकिन हाँ, इन्होंने एक टू नेशन थ्योरी की मतलब रखी थी यहाँ पे कि हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग एरिया होना चाहिए, अलग दो देश होने चाहिए। लेकिन बाद में गांधी जी ने इसको रिजेक्ट किया था और काफ़ी बड़े तबके ने समाज के इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये इनकी जो मांग थी वो जोर पकड़ती चली गई और आखिर में जाके 1947 में इंडिया का डिवाइड हो ही गया था। अगला क्वेश्चन है, अवध वाज अनेक्स्ड इनटू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया टेरिटरी ऑन विच ग्राउंड। अवध का जो विलय हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया टेरिटरी के अंदर, वो किस बेस पे उन्होंने किया था? अब ये कई सारे बेस बना देते थे। सबसाइडरी अलायंस भी था इनका, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे, हड़प नीति थी। इसके अंदर होता था कि अगर मान लीजिए कोई राजा है, उसका खुद का वंश आगे नहीं चल पाता है, मान लीजिए उसने कोई बच्चा गोद ले लिया, उसका खुद का बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो उसको ये मानते नहीं थे, उसको गद्दी से हटा देते थे युद्ध करके, या फिर उनसे कुछ साइन करा देते थे ट्रीटी वगैरह, तो उसको बैठने नहीं देते थे। तो एक तरीके से इनकी हड़प नीति टाइप ही थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं जिसको लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। तो यहाँ पे पूछा गया था कि अवध का जो इन्होंने विलय किया था खुद के अंदर ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, तो वो किस बेस पे किया था? तो उसका बेस ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं था, उसका जो बेस था वो था एलिज मिस गवर्नमेंट, कि भाई यहाँ पे जो ये शासन चल रहा है, यहाँ पे जो अवध का नवाब है, नवाब उस समय था वाजिद अली शाह, तो ये अच्छे से शासन नहीं कर रहा है। इसका एक बेसिस बना के इन्होंने इसको अवध को 1856 में, एक मतलब 1858 की 57 की क्रांति से जस्ट एक साल पहले इसको अपने अंदर मतलब इसके एक तरीके से इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, द ओनली लाइसेंस फ्लैग प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। अब भारत के अंदर एक हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको बनाने के लिए एक लाइसेंस यूनिट बनाई हुई है, जहाँ पे हमारे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, सेरेमोनियल पर्पज़ के लिए हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको बनाया जाता है। तो ये कहाँ पे है? ये है ऑप्शन बी, हुबली। हमारे यहाँ पे करेक्ट है, हुबली पड़ता है कर्नाटक के अंदर। और यहाँ पे है ये संस्था कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ,
ये जो संस्था है ये खादी के मतलब हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बनाता है, और ये झंडा जो है मेनली खादी से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान वाज ए रिफॉर्मर रूलर एंड नोन टू हैव एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान विद मैनी कंट्री। अब निम्न में से कौन से एक अफगानिस्तान के राज्यों को एक तरीके से उनका रिफॉर्मर रूलर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बाद में अफगानिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन कई सारी कंट्रीज के साथ इस्टेब्लिश किए, और जो एक तरीके से ये ब्रिटिशर्स के डोमिनियन में आ गए थे वहाँ से इसको निकाला था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमानुल्लाह खान। अमानुल्लाह खान जो थे ये इसके प्रीमियर रहे थे 1919 से लेकर 1929 के बीच तक। अगला क्वेश्चन है, विच पोर्तुगीज वाइसरॉय फॉलोड द ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया। किस पुर्तगाली वाइसरॉय ने भारत के अंदर ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो ये अपनाई थी ऑप्शन बी, फ्रांसिस डी अल्मीडा ने। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या? इनकी जो योजना थी वो ये थी कि हम ब्रिटिशर्स की तरह अपनी सेना को लैंड पे, ज़मीन पे मजबूत नहीं करेंगे, इसको हम नेवल फोर्स के रूप में मतलब डेवलप करेंगे, और समुद्र में हम अपनी शक्ति ज़्यादा रखेंगे। क्योंकि इनका मेनली जो था जो यहाँ से रिवेन्यू का सोर्स था, एक तो वो था टोल। ये टोल वसूलते थे जो यहाँ से जहाज निकलते थे अरेबियन सी के एरिया से, और जो व्यापार करना होता था जो यहाँ से शिप्स जाते थे ब्रिटेन यूरोप की साइड, और ये जो भी यूरोप से इंडिया की तरफ आते थे, तो उन शिप्स पे ये देखते थे कि भाई क्या सामान जा रहा है और कितना उसको टोल लेना है। और इवन इन्होंने एक तरीके से ये भी बोला जाता है कि उस समय पायरेट्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे यहाँ पे, तो जहाज़ों को लूट लिया करते थे। तो इनका मेनली ये, खैर वो चीज़ अलग है इससे। अब ब्लू वाटर पॉलिसी मेनली यही है कि भाई इन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई थी कि हम लैंड से ज़्यादा समुद्र में अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी है, और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज। भारत सरकार ने इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज किस वर्ष लॉन्च किया था? तो ये इन्होंने लॉन्च किया था 1995 के अंदर, क्योंकि ये था महात्मा गांधी का 125वां जन्म दिवस। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्प्लिट इन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस टुक प्लेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बीच में स्प्लिट किस वर्ष हुआ था? ये किस वर्ष विभाजित हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी 1929 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में बॉम्बे के अंदर, और लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट थे। लेकिन 9 साल बाद जो इसका 10वां सेशन था नागपुर के अंदर, इसमें इसके बीच में कुछ स्प्लिट हो गई थी, क्योंकि कुछ सदस्य इसके ऐसे थे जो कांग्रेस की जो उस समय पे पॉलिसीज थे उससे खुश नहीं थे, और वो कांग्रेस से भी अलग होना चाहते थे, और इससे भी वे इसमें अलग हो गए थे, और इन्होंने अपनी एक अलग यूनियन बना ली थी इसी में से काट के। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टैब्लिश बोटेनिकल गार्डन एट 4 लोकेशन एज सेंटर फॉर इम्प्रूविंग बोटेनिकल नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर द लोकल गवर्नमेंट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दैम। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 जगह पे बोटेनिकल गार्डन्स लगाए थे ताकि बोटेनिकल नॉलेज और एक्सपेरिमेंटेशन को वो बढ़ा सके। अब वे यहाँ पे उनमें से कौन सी एक जगह नहीं है जहाँ पे उन्होंने ये नहीं लगाया था? एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो वो जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन है लखनऊ। लखनऊ के अंदर इन्होंने बोटेनिकल गार्डन की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे ठीक हो गया। अब जो 4 जगह जो जहाँ पे इन्होंने बोटेनिकल गार्डन स्थापित किए थे वो थी सिरपुर, पुणे, सहारनपुर और मद्रास। और ये कब स्टैब्लिश किए थे इन्होंने? 13 फरवरी 1890 को इन्होंने बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जो कि आज भी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वुमेन्स विंग ऑफ विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद की जो वुमेन विंग थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑप्शन बी, दुर्गा वाहिनी के नाम से उसको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मेंबर ऑफ सिख डायस्पोरा। अब डायस्पोरा किसको बोलते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, व्यक्ति व्यक्ति छोड़िए, कोई समूह है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी सिख कम्युनिटी है, तो सिख ज़्यादातर आप देखा होगा कि कनाडा काफ़ी है, लंदन में भी काफ़ी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी गए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ये कम्युनिटी हमारी यहाँ पे जाकर रह रही है, हम इसको अपना इंडियन डायस्पोरा बोलेंगे कि ये इंडियन डायस्पोरा है। ठीक है, सिख कम्युनिटी का जो कि इस देश में हमारा रहता है। तो डायस्पोरा जो यहाँ से बाहर जाके किसी दूसरे देश में रहते हैं उनको हम डायस्पोरा बोलते हैं। तो सिख डायस्पोरा के पहले मेंबर किन को माना जाता है? तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, महाराजा दलीप सिंह को। इनको एग्जाइल दे दिया था इसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और ये लंदन में रहे थे। ठीक है, लंदन में इनको एग्जाइल दे दिया गया था। और इसको इनको महाराजा दलीप सिंह को ब्लैक प्रिंस ऑफ पर्थशायर के नाम से भी जानते हैं। इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी अभी,
ब्लैक प्रिंस। और इस मूवी के अंदर एक्टिंग की थी सरताज ने। सरताज एक पंजाबी सिंगर है। और शबाना आजमी भी इसमें एक्टिंग में थी। इन्होंने इन्होंने शबाना आजमी ने इनकी माँ का रोल किया था। और एक काफ़ी लंबी स्टोरी है इस बारे में, जो कि इस क्वेश्चन से हम कभी किसी और दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। निम्न में से किस वाइसरॉय ने वर्नाकुलर, वर्नाकुलर होती है जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रिपील किया था। अब पहली बात तो इसको लेके कौन आए थे, इसको लेके आए थे लॉर्ड लिटन। इन्होंने बैन लगाया था कि जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें अखबार नहीं छपेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि जो स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय भाषाओं में जो अखबार छपते हैं उसके अंदर ब्रिटिश एम्पायर के लिए, के खिलाफ एक तरीके से गलत लिखा जाता है और लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है। लेकिन बाद में लॉर्ड रिपन ने, जो इनके बाद गवर्नर जनरल आए थे, लॉर्ड रिपन, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है क्योंकि पूछा गया है कि किसने रिपील किया था। लॉर्ड रिपन ने बाद में आके इस एक्ट, इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, एज पर द नेहरू रिपोर्ट द कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज एज फॉलो। नेहरू रिपोर्ट, अब ये जवाहरलाल नेहरू नहीं, जो इनके पिता थे मोतीलाल नेहरू, उनकी एक रिपोर्ट आई थी 1928 में। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कंपोजिशन क्या रखी थी इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट की अपने इस नेहरू रिपोर्ट में। तो इन्होंने रखी थी, ये जो ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। पहले होगा सबसे ऊपर होगा क्राउन, क्राउन के नीचे आएंगे सेनेट, और उसके नीचे हो गए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि आज के समय पे लोकसभा है। तो ये उन्होंने बोला था कि क्राउन के अंडर डोमिनियन स्टेटस में ही इंडिया रहेगा। पूर्ण स्वराज की मतलब मांग इस समय तक नहीं हुई थी। बाद में जाके 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का रेजोल्यूशन पास किया था लाहौर सेशन में, और इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग इस समय रखी थी कि हम किसी डोमिनियन स्टेटस वगैरह में नहीं रहेंगे, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। तो ये था दोस्तों एंड इस वीडियो का। पार्ट 6 हमारा यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। पार्ट 7 लेके मैं जल्दी आऊँगा, और ज्योग्राफी और पॉलिटी का पार्ट 7 जल्दी आने वाला है। तो आप मतलब आप जल्दी आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको इसकी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। जैसे आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। जो हमने पहले पीडीएफ अपलोड की हुई है वो भी मिल जाएंगी, और आगे आने वाले भी मिल जाएंगे इस लेक्चर के साथ साथ। तो दोस्तों जल्दी मिलता हूँ। टेक केयर एंड गुड बाय।